हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। आइए आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट एकदम आसान चैप्टर होगा आपके लिए। तो वैसे तो थोड़ा सा टफ है, बहुत सारे फिगर्स पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम नॉर्मल मिनिमम, जहां आपको 14 फिगर पढ़ने वहां दो दो फिगर में काम चला दूंगा, जहां आपको 7 7 फिगर पढ़ने वहां बिना फिगर के आपका काम चल जाएगा और बहुत आसानी से आप प्रश्नों को बना पाइएगा। तो लाइट क्या है सर? सबसे पहले तो जब लाइट की बात आती है तो एक होता है कण, एक होता है तरंग। ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है कण, एक होता है कण, एक होता है तरंग। देखिए, तो न्यूटन चचा का नाम सुनवे किए होंगे। न्यूटन चचा कहते थे कि, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन कहते थे कि कौन कण है और कण है कि तरंग है, इस पर सर न्यूटन से लोगों ने बयान लिया। हुआ ये कि क्योंकि न्यूटन कहता था मैं फिजिक्स का बाप हूं, लोग एक दिन सारे लोग पहुंच गए और कहा बताइए प्रकाश के बारे में आपका क्या विचार है, कि प्रकाश का वेग कितना होगा, या प्रकाश कैसा तरंग है, कण है कि तरंग है। तो न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण है। न्यूटन ने कहा क्या? कि प्रकाश कण है। तो लोगों ने कहा कि साबित कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं फिजिक्स का बाप हूं, मैंने जो कह दिया वही सत्य वचन है। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने कहा ये प्रकाश कण है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है सर? कण है। जब उन्हें कहा गया कि आप साबित कीजिए कि प्रकाश कण है, जब उन्हें कहा गया कि आप साबित कीजिए कि प्रकाश कण है, मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि प्रकाश कैसे कण है। लोगों ने कहा तुम झूठा है। झूठा है जब तुम कह रहा है कि प्रकाश कण है और साबित नहीं कर पा रहा है कि प्रकाश कण है, इसका मतलब है कि तुम झूठा है। तो फिर सर मामला गड़बड़ हो गया। मामला क्या गड़बड़ हुआ कि लोगों ने कहा इनको कि साबित कीजिए कि प्रकाश कण है। इनके पास तो सर कोई प्रूफ ही नहीं था। लोगों ने न्यूटन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर सारे लोग, वो नहीं बोला हम फिजिक्स का बाप है, हमने जो कह दिया वही सत्य वचन। लोगों ने कहा नहीं, साइंस है, प्रूफ करना हो। फिर इनके पास चूंकि प्रूफ था नहीं, तो इन्होंने कहा मैं फिजिक्स का बाप हूं, मैंने जो कह दिया वही सत्य वचन है। तो सारे लोग पहुंच गए किसके पास? यंग के पास। नाम तो सुना ही होगा। जब सारे लोग, ध्यान दीजिएगा, हाइजेन नाम के एक वैज्ञानिक के पास पहुंचे, जो न्यूटन का परम दुश्मन था। न्यूटन और हाइजेन की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के परम दुश्मन थे। सर न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, तो सारे, जब भी किसी दुश्मन के पास जाइएगा ना तो वो उल्टा स्टेटमेंट देता है। सारे लोग हाइजेन के पास गए और पूछा कि बताओ तो प्रकाश क्या है। न्यूटन ने तो कहा, न्यूटन ने क्या कहा? तो सारे लोगों ने कहा, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण है। हाँ, प्रकाश कण है। कहने से साबित करके दिखाइए कि प्रकाश कण है। तो कहा उन्होंने, जब तुम ही बड़का काबिल है, हाइजेन से कहा लोगों ने कि आप ही बड़का काबिल है, तो आप ही बताइए कि प्रकाश कण है कि तरंग है। तो चूंकि दुश्मनी थी तो ये उल्टा स्टेटमेंट था, क्योंकि कह देता कि कण है तो कहता तब तो ठीक है बताया न्यूटन। ये उल्टा स्टेटमेंट दे दिया, इसने कहा प्रकाश तरंग है। इसने कहा प्रकाश क्या है? तरंग है। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। एकदम आराम से सर, न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण है। हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा प्रकाश के बारे में कहा गया कि प्रकाश जो है कण भी हो सकता है और प्रकाश तरंग भी हो सकता है। सारे लोग जब न्यूटन के पास गए तो न्यूटन ने कहा प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है ना वो कण है।
न्यूटन ने कहा प्रकाश क्या है, कण है। और हाइजेन के पास जब सारे लोग गए तो हाइजेन ने कहा प्रकाश जो है तरंग है। लोगों ने कहा दोनों वैज्ञानिक पागल हो गया, एक ही चीज को एक आदमी आम दूसरा आदमी इमली कहेगा तो लोग कहेगा नहीं प्रूफ कीजिए। तो कहा कि हाइजेन को कहा गया कि आप प्रूफ कीजिए कैसे प्रकाश तरंग है। तो कहा पहले कौन बोला, लोगों ने कहा न्यूटन। तो पहले न्यूटन करेगा तब हम करेंगे। तो न्यूटन बेचारा फंस गया, सारे लोग न्यूटन मुर्दाबाद, न्यूटन मुर्दाबाद, न्यूटन मुर्दाबाद। न्यूटन का सब जगह पोस्टर लग गया और जूता का माला पहनाने लगे। अब मामला फंसा सर। मामला जब फंस गया तो न्यूटन की बीवी एक दिन गई मार्केट, तो सभी लोगों ने कहा देखो देखो फेकू की बीवी जा रही है, देखो देखो सड़े हुए आदमी की बीवी जा रही है जो कुछ भी बोल देता है। न्यूटन की बीवी आई घर, अनाधून लतियाई किसको, न्यूटन को। अब सर पहले न्यूटन को जब अनाधून लतियाई तो न्यूटन को कही कि जब जानवे नहीं करता था काहे लंबा लंबा छोड़ दिया। अब इसका एक दोस्त था जिसका नाम था आइंस्टाइन, उसको बुलाया न्यूटन ने। और कहा कि भैया रे आइंस्टाइन, देखो ऐसे ऐसे भाई रे फंस गए हैं, कोई उपाय करो। आइंस्टाइन चूंकि न्यूटन से भी बड़ा धूर्त था। न्यूटन देखिएगा सर बहुत जगह ऐसा था, जैसे साउंडे में देख लीजिए ना, न्यूटन ने कह दिया 280 मीटर पर सेकंड वेग होता है, जबकि लाप्लास ने उसमें करेक्शन कर दिया। तो आइंस्टाइन जो है वो न्यूटन से भी बड़ा धूर्त था। कौन, आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन जब आया न्यूटन के पास तो कहा बताइए क्या कह दिया रे फेंकू। न्यूटन को कहा क्या कहा रे फेंकू, अरे दुष्ट दानव क्या फेंक दिया, क्योंकि जानता था कि न्यूटन एक नंबर का फेंकू है। काका बताएं, भोरे भोर सुतल थे सब आ गया और कहता है कि बताओ प्रकाश क्या है, तो हम कह दिए प्रकाश कौन है। कहता वाह प्रकाश के ने कौन है रे, क्या तुरा दिख रहा है प्रकाश है, तुरा में क्रम कौन दिख रहा है। अब कह दिए भाई अब की करें, हाथ गोड़ पकड़ा कि अब हमको जूता खाने से बचाओ, एकदम प्रूफ नहीं करोगे तो हमको जूते जूता सब मारेगा। आइंस्टाइन ने एक प्रभाव की व्याख्या की थी। इसके पास सन 1933 ईस्वी में हर्ट्ज नाम का एक वैज्ञानिक आया था। आइंस्टाइन चूंकि बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, हर्ट्ज एकदम छोटा वैज्ञानिक था, उसने केवल और केवल फ्रीक्वेंसी की खोज की थी। तो आइंस्टाइन के पास हर्ट्ज नाम का एक वैज्ञानिक आया था और उसने कहा था कि अगर प्रकाश सोलर प्लेट पर आपतित होगी उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, कण है। अगर प्रकाश क्या है, देखो ये प्रकाश अगर किसी सोलर प्लेट पर आपतित होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इसी को हम फोटो मतलब प्रकाश, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, फिर से समझिएगा। न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, इससे साबित नहीं हुआ तो आइंस्टाइन की हेल्प ली। आइंस्टाइन के पास एक हर्ट्ज नाम का वैज्ञानिक आया था जिसने कहा था कि अगर प्रकाश किसी सोलर प्लेट पर पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन नामक कण निकलेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कण है तो कण का उत्सर्जन हो। सर हम पनीर खाएंगे तो पनीर हगेंगे, चिकन खाएंगे चिकन हगेंगे। तो कहा गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कण है, अगर ये कण है इसका मतलब ये पनीर है तो ये भी पनीर होगा, अर्थात प्रकाश भी कण हो। इस चीज के लिए इनके पास 1903 ईस्वी में हर्ट्ज नाम का एक वैज्ञानिक है। हर्ट्ज नाम का एक वैज्ञानिक है, कितने ईस्वी में, 1903 ईस्वी। क्या नाम था सर वैज्ञानिक का, हर्ट्ज। इसने कहा कि अगर ये पनीर है तब तो ये पनीर निकला, अगर इलेक्ट्रॉन कण निकल रहा है तो इसका मतलब प्रकाश भी कण है। आइंस्टाइन ने हर्ट्ज को भगा दिया था उस टाइम, लेकिन जब उसको ये कण गुण सत्यापित करने के लिए वो बैठा तो उसको हर्ट्ज का ये जुगाड़ याद आया और तब 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर डाली। कितना ईस्वी में,
1905। उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश किसी सोलर प्लेट पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन नाम का कण निकलता है। चूंकि पनीर निकल रहा है तो इसलिए पनीर होगा, चूंकि ये कण निकल रहा है तो ये भी कण होगा। और साबित हो गया कि प्रकाश कण। ध्यान से समझिए, न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है। न्यूटन ने कहा प्रकाश क्या है? कण है। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टाइन ने जब न्यूटन से साबित नहीं हुआ तो उसने आइंस्टाइन को बुलाया। आइंस्टाइन जब प्रकाश के कण गुण को सत्यापित करने लगा तो उसको हर्ट्ज की बात याद आई। हर्ट्ज ने कहा था कि अगर प्रकाश आपतित करवाओगे सोलर प्लेट पर तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इसी बात की व्याख्या कर दी 1905 में आइंस्टाइन ने, जबकि इसकी खोज ऑलरेडी हर्ट्ज 1903 में कर चुका था। अब देखो पचड़ा कितना है। न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, उसको सत्यापित किया आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करके, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज ऑलरेडी 1903 में हर्ट्ज ने किया। तुमको कहेगा कि बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, कहेंगे 1903 में हर्ट्ज। कहेगा बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की, आइंस्टाइन। कहेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से किस गुण की को सत्यापित किया गया, तो कहेंगे कण गुण को। कहेगा कण गुण को किसने सत्यापित किया, कहेंगे आइंस्टाइन। किसने कहा था कि प्रकाश कण है, तो न्यूटन। इतने सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। अब रही बात हाइजन चचा की, क्योंकि हाइजन चचा ने कहा था कि प्रकाश तरंग है। हाइजन चचा ने कहा था कि प्रकाश तरंग है, तो लोगों ने कहा वाह न्यूटन तो प्रूफ कर दिया, अब तुम प्रूफ करो। लोग हाइजन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सारे लोग हाइजन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए कि हाइजन चोर है, हाइजन चोर है। अब सर हाइजन जब चोर है, हाइजन की बीवी इसको लतियाने लगी, क्योंकि बीवी आजकल बड़ी लतियाती है। चला जब करोगे तो पता चलेगा। हाइजन ने कहा प्रकाश तरंग है। अब ये बात साबित नहीं हो रही, ये भी तो फेंकिया दिया था दुश्मनी के चक्कर। तब इसने पता करवाया कि आखिर ये साबित हुआ कैसे। इसको पता चला कि हर्ट्ज ने कहा 1903 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया का खोज किया था, जिसको आइंस्टाइन ने व्याख्या किया और न्यूटन का गुण को साबित किया। सबसे पहले ये हर्ट्ज से मिला और हर्ट्ज को कहा कि भैया ये खोज तो तुम्हारा था, तुम जल्दी से आइंस्टाइन और न्यूटन पे केस करो। और केसो करवा दिया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। अब मामला फंस गया। अब मामला जब फंस गया, केस तो हो गया, लेकिन लोगों ने कहा चलो केस करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्यापित तो वो कर दिया, अब तुम सत्यापित करो। इसने सोचा कि अगर न्यूटन का दोस्त आइंस्टाइन सत्यापित कर सकता है तो मेरा इसका भी एक दोस्त था जिसका नाम था यंग। एक नंबर का करिया आदमी था, भयानक काला था, खूब नहाता था। इसने यंग को एक पत्र लिखा और कहा प्रिय मित्र यहां आओ और मुझे जूता खाने से बचाओ। यंग भागा दौड़ा आया हाइजन के पास, ताकि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक है, उसको यंग ने ही किया था। यंग दौड़ा भागा आया हाइजन के पास, कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कहा देखो ना ऐसे ऐसे न्यूटन वहां कह दिया प्रकाश कण है, आइंस्टाइन उसको साबित कर दिया, हम भी उसके चक्कर में, दुश्मनी के चक्कर में कह दिए तरंग है, अब तो मामला गड़बड़ हो गया, अब साबित कैसे हो। कहा साबित नहीं हो रहा है, हम की करें। तो हम कहते नहीं फिजिक्स के बाप है न्यूटन, फिजिक्स का बाप है न्यूटन, तुम कहे ओकरा से दुश्मनी मोल लेता है। देखो तो कहा कि अब भाई रे जे कह दिए से कह दिए, अब बताओ क्या होगा। तो कहा अब की होगा, कुछ नहीं होगा, हमरा से नहीं होगा। इसने कहा यंग ने कि अब हमसे नहीं होगा, हम कैसे साबित करेंगे प्रकाश तरंग है। कहा कुछ करो, एगो ओकर दोस्त है, एगो तू दोस्त है, कोई जुगाड़ करके हमको साबित कर दो कि प्रकाश जो है तरंग। खूब पैर हाथ पकड़ा, बेचारा यंग चला गया अपने आश्रम, अपने निवास स्थान पर, और साबित करने में लग गया कि प्रकाश तरंग है। अभी साबित किया कैसे, ध्यान दीजिएगा सर। लगभग 17 गो ऑब्जेक्टिव है इस कहानी के पीछे। बोल रहे थे हाइजन ने कहा सर, अच्छा कलर चेंज कर देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। कहते हैं
हाइजेन ने कहा कि प्रकाश तरंग है। हाइजेन ने कहा प्रकाश क्या है? तरंग है। उसको साबित करने के लिए यंग नाम का एक वैज्ञानिक आया। कौन वैज्ञानिक आया चला? यंग नाम का एक वैज्ञानिक आया। अब देखो ठीक है ना? ओबीएस में अब ठीक है ना? यंग नाम का एक वैज्ञानिक जो इसका हाइजेन का दोस्त था, ये आया और ये चूंकि बहुत नहाता था तो एक दिन संजोग से ही नहा रहा था और इस पर बहुत सारी पानी की बूंदें आई और जब ये बहुत सारा पानी लेके आ पूरा आंवला रीठा सिकाकाई से रगड़ रगड़ के नहा रहा था तो देखा साबुन का बुलबुला कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था, कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था। तो इसने देखा और एक्सपेरिमेंट ये किया कि अगर कोई कमेंट्स नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ेगा, अगर प्रकाश कण होता तो कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम नहीं होता। कभी महत्तम, कभी शून्य, कभी महत्तम, कभी शून्य, कभी महत्तम, कभी शून्य नहीं। कभी महत्तम, कभी शून्य, कभी महत्तम, कभी शून्य नहीं। क्योंकि ये प्रकाश तरंग है इसीलिए साबुन का बुलबुला कभी चमकता है, कभी नहीं चमकता, कभी चमकता है, कभी नहीं चमकता। इसका मतलब ये घटना कण के साथ कभी नहीं हो सकती थी, मैक्सिमम और मिनिमम। ये घटना जब भी होगी तरंग के साथ होगी, कभी चमकेगा नहीं चमकेगा, चमकेगा नहीं चमकेगा, चमकेगा नहीं चमकेगा। कह दिया तब ये आया हाइजेन के पास और हाइजेन के पास आने के बाद कहा कि भाई रे साबित कर दिए। कहा कैसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बोला एक बाल्टी पानी लाओ, आंवला रीठा सिकाकाई लाओ। हाइजेन सोचा ये आज बुढ़ाएगा, कितने नहा 17 गो ऑब्जेक्टिव है इसलिए बढ़िया समझना। हाइजेन सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुला लिया, अभी यंग बेचारा नहाने लगा तो नहाने लगा, लोगों ने कहा पागल हो गया क्या, चप्पल जूता फेंकने लगा। कहा रुको रुको रुको। उसके बाद जब आंवला रीठा सिकाकाई इसने पूरा अच्छे से रगड़ा और फेन निकला तो जब बुलबुला निकला साबुन के जैसा तो देखा कि कभी वो बुलबुला सूर्य की रोशनी में कभी चमकता था, कभी नहीं चमकता था। तो देखा गया कि ये बुलबुला जो कभी चमकता है, कभी नहीं चमकता, चमकता है, कभी नहीं चमकता है, ये घटना तरंग गुण के कारण ही हो सकती है, कण गुण में ऐसा संभव नहीं। तो साबित हो गया कि प्रकाश तरंग। अब तो दोनों बात साबित हो गई। अब लोगों ने दोनों बातों को मान लिया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग। जबकि प्रकाश के वेग का पता रोमर ने लगाया था 1676 ईस्वी में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश के वेग का पता 1676 ईस्वी में किसने लगाया था? रोमर ने। कहते हैं, फिर से समझिएगा सर, हमने कहा कि प्रकाश जो है वो कण है कि तरंग है। तो न्यूटन चचा ने कहा प्रकाश कण है। इसको साबित किया आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज ऑलरेडी हर्ट्ज ने किया था 1905 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। 1905 में आइंस्टाइन ने इसकी व्याख्या कर डाली। 1905 में आइंस्टाइन ने इसकी व्याख्या की। हाइजेन कहता था प्रकाश तरंग है और तरंग गुण की व्याख्या किसने की? यंग ने। किस सिद्धांत के द्वारा? व्यतिकरण के सिद्धांत। इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं प्रकाश का। जैसे ध्वनि का इंटरफेरेंस होता है वैसे प्रकाश का होता है, एक दूसरे पर चढ़ जाना ही इंटरफेरेंस कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखो तुम रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया था। वो कितना होता है सर? 1676 ईस्वी में, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दोनों लाइन पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है कि रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया था। निर्वात में कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो तुमको कहेगा बताओ किसके अनुसार प्रकाश कण है? कहेंगे न्यूटन के अनुसार। कहेगा कण गुण को सत्यापित किसने किया? कहेंगे आइंस्टाइन ने। किस चीज के द्वारा? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। कहेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? तो आइंस्टाइन ने 1905 में। खोज किसने किया? हर्ट्ज ने 1903 में। और जब अब नोबेल देने की बारी आई तो चूंकि प्रकाश से विद्युत निकाल दिया था आइंस्टाइन ने, हर्ट्ज को नहीं मिला क्योंकि हर्ट्ज उतना होशियार नहीं था।
हर्ट्ज को नहीं मिलकर आइंस्टाइन को सन 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया। 1922-21 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया। किसको? आइंस्टाइन को, क्योंकि प्रकाश से विद्युत मिल गया। प्रकाश से विद्युत मतलब कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि प्रकाश जब तक रहेगा तब तक आपको विद्युत मिलते रहेगा। दैट इज सोलर प्लेट, आप इसी को कह सकते। अब देखिए, कहता है न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिका कहते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? कणिका। 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1922 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया, क्योंकि प्रकाश से विद्युत निकाल दिया। आप सोचो कितना बड़ा घटना है कि प्रकाश से विद्युत निकाल देना। अब कोई एकाएक कर देगा गुह से भात निकाल देगा, इसका मतलब उसको नोबेल देना पड़ेगा। कुछ अलग प्रकार की घटना जो मानव के लिए बहुत ही उपयोगी हो, वह काम इन्होंने कर दिया। इसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया 1922 में। किसको? आइंस्टाइन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सिद्ध किया गया। हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग है। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों। रोमर ने सन 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया था, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने कहा न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिका कहते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। 1922 में उसके लिए उसे नोबेल मिला। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सत्यापित किया गया। हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग है। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से, व्यतिकरण हम आगे पढ़ेंगे सर, की सहायता से तरंग गुण को सत्यापित किया। अब दोनों सत्यापित हो गया, तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों। और रोमर ने सन 1676 ईस्वी में सर निर्वात में प्रकाश का वेग का ईवी 1676 भी पूछता है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर। एक लाइन और यहां पर आप लिख सकते हैं कि यहां लिखल प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, यहीं पर लिख दीजिएगा। 1903 में हर्ट्ज ने 1903 में हर्ट्ज ने इसकी खोज की। प्रकाश विद्युत प्रभाव 1903 ईस्वी में हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। द नेक्स्ट वन इज प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इज वेरी सिंपल। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? रिफ्रेश करो नहीं है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है सर? कण है। हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग है। अभी आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग है। देखो, आप देखते होंगे सर लाइट वगैरह में, साउंड वगैरह चैप्टर में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिलता है। आप अगर देखे होंगे सर, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन खूब मिलता होगा आपको। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन ये मिलता है कि नहीं मिलता है? ये जो मिलता है तो ये हमेशा बहुत परेशान करता है। तो इसको सर एकदम नॉर्मल भाषा में हमने लिखा है। परावर्तन क्या है? किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। अगर ये कोई सतह है और इससे टकराकर प्रकाश का वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण किसी खास माध्यम से आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह परावर्तन। क्या है ये सर? परावर्तन है। कहते हैं कोई किसी भी किरण का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है?
परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है। इस सारे किरणों में जितना तीव्र होगा उतना तीव्रता से लौटेगा क्या? आप अगर जा रहे हैं और किसी सतह से टकरा जाइएगा, जितनी तीव्रता से जा रहे हैं उतनी तीव्रता से वापस आ जाइएगा? एकदम नहीं। तो तीव्रता में कमी आती है। आयाम यानी महत्तम विस्थापन जो होता है इसका, वो भी कम हो जाता है टकराने के बाद। टकराने के बाद तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलता है। आवृत्ति क्या होता है जानते हैं? दोलन। इसका जो, जैसे हम सर खाना खाएंगे और हम खाना खा के जा रहे हैं, किसी सतह से टकरा जाएंगे तो क्या मेरे अंदर का खून कम हो जाएगा? नहीं, मेरी जो तीव्रता थी टकराने के बाद वो कम हो जाएगी, मेरा जो विस्थापन था वो कम हो जाए, लेकिन मेरे अंदर का खून कम नहीं होगा। यानी आवृत्ति खून है किसी भी तरंग का, वो कम नहीं होता है। कहते हैं, फिर से समझिए सर, साइंस इतना आसान नहीं है और सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना होता है जॉब लेने के लिए। नहीं तो बोलिए ना, हम नाच देंगे। नाचें क्या? बड़ा मजा आएगा, लेकिन सर जिंदगी सजा बन जाएगी इसकी गारंटी है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। कहते हैं अगर किसी सतह से प्रकाश टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर कोई किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है। जितना तीव्र होगा टकराने के बाद उससे कम तीव्र होगा। आयाम यानी विस्थापन, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका विस्थापन भी घटेगा, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं, फ्रीक्वेंसी वही का वही रहेगा। नेक्स्ट वन कहते हैं, देखिए प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन है। अगर कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर, यह प्रकाश है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, किसी सतह से टकराया और वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन है। जिस माध्यम में आया उसी में लौट गया। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति वगैरह नहीं बदलता। यह नहीं बदलता। मेनली आवृत्ति तो एकदम नहीं बदलता, इसको एकदम ध्यान में रखना। परावर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति नहीं बदलता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यह कोई सतह है और इस पर कोई किरण आपतित होती है। आपतित किरण ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण इंसिडेंट रे, और यह है परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, और यह परपेंडिकुलर है, मान लीजिए अभिलंब। इसको कहते हैं सर अभिलंब। नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई किरण आपतित होती है तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं, और यह आपतित, आपतन के बाद जो परावर्तन होता है इसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जो 90 डिग्री पर एक लंब होता है इसको अभिलंब कहते हैं। अब एक होता है आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। आई फॉर इंसिडेंट एंगल। और परावर्तन के फलस्वरूप जो कोण बनता है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है? आई क्या है सर? आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल। आर क्या है सर? परावर्तित किरण।
कोण, या यूं कहें परावर्तन कोण। एकदम आराम से सर, सीधी बात, नो बकवास, एकदम पढ़ाई करना होगा अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, कोई हंसी मजाक नहीं। परावर्तन कोण बोले तो रिफ्लेक्टेड एंगल, इसीलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। इंसिडेंट एंगल है इसीलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। कहता है कि अगर कोई किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है आपतन कोण। ऐसा नहीं कि इसको आई कह दीजिएगा, ये गलत है। कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण। अभी कहता क्या है सर, इसका डिफिनेशन क्या है, गौर फरमाइएगा। परावर्तन का नियम पढ़े होंगे। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखो बोर्ड का तल है जिसमें तीनों है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर से देखिएगा सर, हमने कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण, एक ही तल मतलब बोर्ड का तल है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आप पढ़े भी होंगे सर, अगर बचपन में पढ़े होंगे। इसको कहते हैं आपतित किरण इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिएगा सर, परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर है, ये हम आगे चल के आपको अगला टॉपिक में अपवर्तन पढ़ाएंगे तो बता देंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। देखो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में हो। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्लियर? आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और सर आपतन कोण बनता ही सर बच्चा एकदम नॉर्मली लेता है इसको, लेकिन जब इसका सवाल आएगा तो आप गौर से देखिएगा तो यहां सर ये आपतन कोण नहीं है, ये गलत है। सतह और आपतित किरण के बीच आपतन कोण नहीं बनता। आपतन कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तन कोण बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। अगर आपको दे दे कि दर्पण, ये दर्पण है जिससे टकराकर वापस गया है, आपको कह दे दर्पण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 40 डिग्री है, तो बताओ परावर्तन कोण कितना होगा। तो परावर्तन कोण ये पूरा है 90, ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ये 50 होगा तो ये 40 हो जाएगा। नहीं समझा? अगर ये 40 दे दिया तो ये पूरा 90 है, तो 40 ये है तो 50 ये होगा, तब ना 90 होगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये 50 है तो ये पूरा 90 होगा तो 40 हो जाएगा। दिमाग की बत्ती तो जलेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, और आपतन कोण जो बनेगा वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा। अब परावर्तन कोण जो बनेगा वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा। इसको हम हाईलाइट किया क्योंकि क्वेश्चन ना तो फंस जाएगा। एक लाइन यहां लिखा हुआ है, चला इसको नॉर्मली याद रखो। प्रकाशीय गेज जो है ये आपको पढ़ना नहीं है कि क्या होता है, खाली याद रखना है। प्रकाशीय गेज, आप कहेगा क्या होता है सर बता दीजिए। प्रकाश के द्वारा, गेज का मतलब होता है मापन। प्रकाश के द्वारा अगर किसी चीज का मापन होता है उसे हम प्रकाशीय गेज कहते हैं।
कहते हैं प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो, कहता है दिए गए चित्र में XY किरण AB से टकराती है तो AC से टकराने के बाद उसकी दिशा क्या हो। अब चित्र देख लो, किताब में दिया हुआ होगा। ABC किसको माना है? दिल का क्या करें साहिब। बाबू रे सोना रे, अभी वैकेंसी के मौसम चल रहा है, लेके अगर निकल पाता है तो निकल लो, और नहीं तो मामला हो जाता टाइट। सर चित्र ऐसा दिया हुआ, कहता दिए गए चित्र में XY किरण AB से टकराती है। एक किरण है XY, जो सर AB से टकराती है, AB से टकराती है, टकरा गई। टकराने के बाद क्या होगा सर? टकराने के बाद ये किरण, अब कहता है AB से टकराती है, तो AC से टकराने के बाद उसकी दिशा क्या होगी? ये AC है, इससे टकराने के बाद क्या होगा? ये इससे टकराएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। देखो क्वेश्चन को आ रहा है, एक बार पढ़िए। कहता है दिए गए चित्र में अगर XY किरण AB से टकराती है, अगर जो ये XY किरण है ये अगर AB से टकराती है तो AC से टकराने के बाद उसकी दिशा क्या होगी? ये AC है, इससे टकराने के बाद उसकी दिशा क्या होगी? चलाइए, अगर XY इससे टकराया, टकराने के बाद ये यहां आएगा, उसके बाद ऐसे चला जाएगा, तो क्या है? देखो हम कह सकते हैं कि XY के समानांतर होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा। इसकी दिशा अगर इधर की ओर है तो इसकी दिशा इधर की ओर, हम कहेंगे XY के समानांतर होगा, XY के समानांतर होगा। लाइन दो खींच दीजिएगा, मतलब हुआ समानांतर, लेकिन एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। अब बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? XY के समानांतर और विपरीत दिशा में, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। दिए गए चित्र में अगर XY किरण AB से टकराती है, ये XY किरण है, ये AB से टकरा गया, तो टकराने के बाद उसकी दिशा, तो सर टकराने के बाद उसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं वो XY के समानांतर होगा, और लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत। क्लियर? द नेक्स्ट, देखिए ये XY ऐसे आया, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, तो कहेंगे भैया ये XY के समानांतर तो है लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। अब देखो दर्पण के पीछे, पर देखिए अगर कोई भी दर्पण आप यूज करते हैं उसके पीछे देखिएगा आप चांदी की कलई की हुई, एक पेंट किया हुआ होता है। अगर पेंट नहीं किया हुआ दर्पण नहीं है, वो कांच है। दर्पण बनाने के लिए अगर ये दर्पण है, अगर 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 ये सर दर्पण है, तो दर्पण के अगर आप पीछे आपने पेंट नहीं किया है तो आर पार दिख जाएगा, वो दर्पण नहीं है, वो कांच है या लेंस है। लेकिन अगर आपने एक साइड पेंट कर दिया, जैसे कि आपके घर में भी दर्पण होगा, देखिएगा पेंट मारा हुआ रहता है, दर्पण में आप देखिएगा सर पेंट मारा हुआ होता है। जो पेंट मारा हुआ होता है वो किसका होता है सर? वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, AgNO3। जो पेंट मारा हुआ होता है वो किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, दैट इज AgNO3 का। AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया हुआ। ठीक है, हमने क्या कहा सर कि अगर कोई दर्पण है तो उसके पीछे सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया हुआ होता है, AgNO3 का। कहते हैं दर्पण की परावर्तक सतह, तब यहां पर अगर किरण आएगी तो ये लौट कर जाएगी और तब आप देख पाओगे। अगर पेंट नहीं किया हुआ हो तो किरण ऐसे चली जाएगी, लौट कर ही नहीं आएगी जो आप देखिएगा। हम आपको कैसे देख पाते हैं? आप पर कोई किरण आती है, उससे आपसे टकराकर मेरे आंख तक आती है तो हम देख लेते हैं, नहीं आएगी टकराकर मेरे आंख तक तो हम नहीं लौट देख पाएंगे। तो अगर ये दर्पण होगा तो एक साइड से पेंट किया हुआ होगा तो इधर भागवे नहीं करेगा, लौट के आ जाएगा। और ये पेंट किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, क्योंकि सबसे अधिक परावर्तन सिल्वर नाइट्रेट करता है प्रकाश का।
जो भी प्रकाश जाएगा वो लौट कर आ जाएगा। इसीलिए देखिएगा नॉर्मल में तो जितना भी नॉर्मल मिल रहा है सर मार्केट में उस पर पेंट मारा हुआ होता है, लेकिन अगर आप जाइएगा सर अच्छे में आर्चीज वगैरह कंपनी का अगर लेते हैं आप आईना, तो उसके पीछे में आपको सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया हुआ मिले। सिल्वर चूंकि महंगा है, हम लोग तो हर एक माल 10 टका वाला दर्पण खरीद पाते हैं, तो हम लोग जो खरीद पाते हैं सर तो वो उसमें सर 10 टका में चांदी का परत नहीं है चढ़ा देगा, वो पेंट मार देता। इसलिए आप देखिएगा दर्पण, आपके दर्पण के पीछे पेंट किया हुआ होता है। कहते हैं सबसे अच्छा परावर्तक सतह सिल्वर नाइट्रेट का होता है, इसीलिए दर्पण के पीछे सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया हुआ होता है। पता है चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए दर्पणों पर चांदी की कलई की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए दर्पणों पर चांदी की कलई की जाती है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। किसका कलई किया जाता है सर? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट अब है सर समतल दर्पण। समतल दर्पण की है, समतल दर्पण मतलब ये समतल होगा, और नहीं तो अधिकतर दर्पण ऐसा धसा हुआ या ऐसा होता है। ये समतल दर्पण नहीं है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण की परावर्तक सतह एकदम समतल होती है, और समतल होगा तो सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर केंद्र कहां चल जाएगा? अनंत पर। अब देखिएगा अगर ऐसा है तो ये केंद्र है, लेकिन अगर ऐसा है ना तो इसका केंद्र बिंदु जो है अनंत पर होता है। स्ट्रेट लाइन अगर आप पढ़े होंगे, सरल रेखा का केंद्र बिंदु अनंत पर होता है, इसका भी केंद्र बिंदु अनंत पर होगा। अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? सर प्रतिबिंब बनने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आभासी या काल्पनिक एक के बात है। आभासी या काल्पनिक एक ही बात है। आप आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो, एक होता है वास्तविक। वास्तविकता जो हमको दिखती है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमको दिखता नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमको दिखता नहीं है, काल्पनिक को ही आभासी भी कहते हैं। और काल्पनिक जब भी होगा ये सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, चाहे वो दर्पण हो कि लेंस हो। कभी भी सर हम यूट्यूब पे भी पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि काल्पनिकता हमेशा सीधी होती है। कोई कल्पना करके ये नहीं सोचता काश हम जूता खा रहे होते। कल्पना हमेशा सीधी होती है, वास्तविकता आभासी हमेशा सीधा हो। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? उल्टी होती है। वास्तविकता क्या होती है सर? उल्टी होती है। काल्पनिकता क्या होती है सर? सीधी होती है। कहीं भी किसी भी दर्पण में जाओ कि लेंस में जाओ, और बड़ा वो हम आवर्धित या विवर्धित भी कहते हैं। अगर कहीं पर बड़ा लिखा हुआ है तो उसको हम आवर्धित या विवर्धित भी कहते हैं। अगर कहीं पर बड़ा लिखा हुआ है सर, इसका मतलब आवर्धित या विवर्धित एक के बात है। आवर्धित लिखा हुआ है या विवर्धित लिखा हुआ है, आभासी लिखा हुआ है या काल्पनिक लिखा हुआ है, एक के बात। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। वास्तविकता कोई नहीं सोचता मैं जूता खा रहा हूं, आकाश में जूता खा रहा हूं। काल्पनिकता कभी निगेटिव नहीं होती, कभी उल्टी नहीं होती। लेकिन वास्तविकता में लोग जूता खाता है तो वो उल्टा हो जाता है। और बड़ा को ही हम आवर्धित या विवर्धित कहते हैं। बड़ा को ही हम क्या कहते हैं सर? आवर्धित या विवर्धित। अब ध्यान दीजिए, समतल दर्पण की अगर हम बात करें, एक होता पार्श्व सीधा या पार्श्व उल्टा। पार्श्व सीधा होगा तो ऐसे मारिएगा तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ऐसे मारिएगा तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन अगर पार्श्व उल्टा होगा तो आप ऐसे हाथ मारिएगा तो आपको दर्पण में दिखाई देगा ऐसे। ये हाथ उठाइएगा ना तो दर्पण में दिखाई देगा कि हम ये हाथ उठाए, तो कहते हैं पार्श्व उल्टा। अगर पार्श्व का मतलब होता है साइड। साइड जो उल्टा दिखाता है सर, वो समतल दर्पण में कैसे होता है? अगर हम ऐसे हाथ उठाएंगे तो तुमको दर्पण में दिखाई देगा कि हम ऐसे हाथ उठाए। कहने का मतलब यह हुआ कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? एक तो आभासी बनता है,
आभासी कह दीजिए, हम बार बार बोलते हैं, या काल्पनिक कह दीजिए, जो रियल नहीं होता, जिसको हम देख नहीं पाते। वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होता है। उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु होता है। जितनी दूरी पर वस्तु होता है। देखिए, प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो यह आभासी या काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होता है, और सीधा बनता है और पार्श्व उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी या काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होता है, और सीधा और पार्श्व उल्टा होता है। सीधा और क्या होता है? पार्श्व उल्टा होता है। सीधा और पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सर, वो आभासी या काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु है। अगर 10 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं तो 10 मीटर पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। दूसरा, अगर आपको कह दे कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 25 मीटर की दूरी पर स्थित है, 25 मीटर की दूरी पर या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, या 25 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 25 मीटर की दूरी पर बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 25 मीटर की दूरी पर बनेगा। नहीं समझे? क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और सीधा बनता है। जैसे ये सीधा है तो ऐसे उल्टा नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। जब भी बनेगा सीधा बनेगा, लेकिन पार्श्व उल्टा होगा। लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। अब कहा जाता है कि अगर आप समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हैं, या x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हैं, ये मान लो कोई व्यक्ति है जो x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ेगा, तो उसे अपना प्रतिबिंब 2x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ेगा, तो उसे अपना प्रतिबिंब 2x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। आप कहिएगा ये कैसे होता है मास्टर? ये प्रैक्टिकली होता है, उसी को किताबों में लिख दिया गया है। सर, जो चीजें होती है उसे लिख दी गई है, ऐसा नहीं है कि जो चीज लिख दिया है वो चीज होता है। क्या प्रॉपरली ध्यान रखें, ये चीजें प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, इसीलिए इसको किताबों में लिख दिया गया। हम आपको सर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते, उसके लिए समतल दर्पण लाना होगा, v मीटर पर सेकंड नापना होगा, उतना वेग से दौड़ना होगा, तब उसके प्रतिबिंब के वेग को नापना होगा, जो संभव। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता है, उसे प्रतिबिंब 2x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, और सीधा बनेगा, पार्श्व उल्टा होगा। लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। ठीक है? अब देखो, कहता है कि अगर ये कोई समतल दर्पण है, अगर ये कोई समतल दर्पण है और इसको आप सर ध्यान देना, अगर इसको आप थीटा कोण से घुमा देते हैं, कितना कोण से सर? अगर किसी समतल दर्पण को आप थीटा मतलब कोई एक कोण 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री से ऐसे घुमा देते हैं, तो प्रतिबिंब परावर्तित किरण 2 थीटा से मुड़ जाएगी। अगर कोई दर्पण थीटा कोण से ऐसे घूमता है, तो आपतित किरण जो आ रही है उस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको सर उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से मुड़ जाएगी। कहते हैं अगर किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। आप कहेगा कैसे हुआ मास्टर?
ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, उसको किताबों में लिखा गया। आपको समझना होगा कि अगर कोई समतल दर्पण है उसको हम थीटा कोण से घुमा देते हैं तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाए। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम होती है, सम नहीं होती है। यानी एक प्रतिबिंब बनेगा ना तो 3 बनेगा, ना तो 5 बनेगा, ना तो 7 बनेगा। जो बराबर होती है 360/थीटा या 360/θ-1। इसमें से जो आ जाएगा विषम, अगर मान लो तुमको दे दिया 360/90 कर दिए और ये आ गया 4, ये 4 तो विषम नहीं है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 360/90 -1 इज इक्वल टू 9 चौका 36, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ये विषम है तो प्रतिबिंबों की संख्या ये हो जाएगी। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा जिसमें विषम आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ ये आंसर नहीं हो, क्योंकि यहाँ सम संख्या आ गया। यहाँ ये फॉर्मूला एक घटा देंगे, दैट इज विषम होगा। एक जोड़ना नहीं है। अगर मान लो ये तुम नहीं भी याद रखता तो इसको ध्यान में रखना कि अगर 360/θ अगर तुमको कह दे दो दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं, 90 डिग्री कोण पर है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो थीटा क्या है? दो दर्पणों के बीच का कोण है। अगर थीटा 90, 360/90 दैट इज 4, और 4 सम संख्या होता नहीं, 4 में से 1 घटा दो 3। अगर दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, अगर दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ होती है, जहां ये थीटा दो दर्पणों के बीच का झुकाव है। और ये हमेशा विषम संख्या देगा, अगर नहीं देगा तो 1 घटा दे। यानी किसी भी दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ या 360/θ-1 से निकाला जाता है, जहां थीटा दिया हुआ रहेगा दो दर्पण के बीच का कोण। अब अगर मान लो कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से समानांतर हैं, अगर मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं, ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं, उनके बीच बना कोण कितना होगा? समानांतर होगा तो 360/0 हो जाएगा, और 360/0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो कहेंगे प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी। साइलून में दो दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर लगा दिया जाता है, जिससे अनंत बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। जिसमें कहेगा तुमको कैवां प्रतिबिंब सबसे अधिक क्लियर होगा, तो लड़का मार देता है पहला, जबकि दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक क्लियर होगा। तुम कहेगा कैसे होता है? ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। प्रकाश को आप देखकर प्रूफ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते देखो बल लग रहा है, कोई प्रकाश पे कह सकते हैं बल लग रहा है? प्रकाश को आज तक किसी ने नहीं देखा, इसलिए उसको आप प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते। तरंगों को, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, विद्युत धारा, इसको आप प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते कि ये देखो प्रकाश जा रहा है, ये देखो एक पे बल लग रहा है। नहीं कर सकते, यह हाइपोथेटिकल घटनाएं हैं। प्रकाश को आज तक किसी ने नहीं देखा। हमने कहा कि अगर किसी सैलून में दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रख दिया जाए तो उनके बीच बना प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, जिसमें कैवां प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा? दूसरा। कैवां? दूसरा। अब देखो क्या क्या हमने एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी या काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा। कहते हैं सर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी या काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु है। यानी 25 मीटर पर अगर वस्तु है तो 25 मीटर पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से। सीधा होता है और पास उल्टा होता है, लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु।
प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा है, 360 बटा थीटा माइनस 1 से दी जाएगी। यह हमेशा विषम संख्या होगी। यह कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी, यह सम नहीं होगी। अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हम कहेंगे आभासी या काल्पनिक वस्तु के बराबर, सीधा, पार्श्व उल्टा। कहेंगे बताओ अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर पर बनेगा, तो कहेंगे 25 सेंटीमीटर पर बनेगा माई बाप। सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, कहेंगे सीधा बनेगा। कहेगा पार्श्व कैसा होगा, कहेंगे उल्टा होगा। इधर से देखेंगे तो इधर से दिखाई देगा, इधर से दिखेंगे तो इधर से दिखाई। प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम होगी। अगर एक दूसरे के समानांतर होगा सैलून में तो 360 बटा समानांतर लाइनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, 360 बटा 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। कहेगा इसमें कौन सा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा, कहेंगे पहला नहीं दूसरा। अब कहेगा कैसे, तो ये प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा। अब देखिए, कहता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, एकदम सही बात है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। यह जो दर्पण है इससे वस्तु की दूरी और इससे प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। जितना दूरी पर वस्तु होगा उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी बात सही है, लेकिन पार्श्व उल्टा होता है। सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यहां पर लिख लीजिए, लेकिन पार्श्व उल्टा होता है। लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेकिन पार्श्व उल्टा होता है। पढ़ना पड़ेगा। चला बिहार पुलिस है, ओकरा में 11 गो सब्जेक्ट है, तो एनटीपीसी है तो ओकरा में समझ लो तुम। मामला एकदम टाइट है। मामला टाइट ही है कि 15 से 20 दिन में एग्जाम हो जाना है। नहीं पढ़ोगे दूसरा उपाय कहां है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पार्श्व कैसा होता है, उल्टा होता है। अब देखो एक चीज और है, अगर आपको अपनी पूरी लंबाई समतल दर्पण में देखनी है, ये सब प्रैक्टिकली देखा गया है, पूरी लंबाई देखनी है तो अपनी लंबाई के कम से कम न्यूनतम आधा दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। अगर मान लो कि इस व्यक्ति का हाइट 5 फुट है तो न्यूनतम 2.5 फुट का तो होना ही चाहिए दर्पण। नहीं होगा तो आप पूरी लंबाई नहीं देख सकते। अगर मान लो कि अगर ये व्यक्ति है और इसका हाइट 5 फुट है तो ये दर्पण है, इसका हाइट कम से कम 2.5 फुट होना ही चाहिए। इससे बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे छोटा नहीं होगा अगर पूरी लंबाई अपनी देखनी है तो। अन्यथा टांग दिखेगा तो मुंह नहीं दिखेगा, मुंह दिखेगा टांग नहीं दिखेगा। नहीं समझा। अगर किसी समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई आप देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। बोलेंगे पता है। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी लेनी होगी। तो तुमको कहेगा बताओ 10 फुट लंबा आदमी है, वो अपना प्रतिबिंब देखेगा तो न्यूनतम लंबाई दर्पण की कहेंगे 5 फुट। अगर कोई व्यक्ति v मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके बीच प्रतिबिंबों की संख्या विषम होती है, जो 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा माइनस 1 से दी जाती है। दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। इसमें कैवा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है? दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता। जैसे यदि कोई समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हों, यह मान लो कोई समतल दर्पण है एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या तो कहेंगे 360 बटा थीटा होता है। एक होता है 360 बटा थीटा माइनस 1, तो लगा दो 360 बटा 90,
9 चौका 36 हो गलो 4 और 360 बटा थीटा, 4 तो होगा नहीं तो ये कर देंगे -1 इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। जब भी होगा विषम होगा, अगर सम आ जाएगा तो 1 घटा देंगे, यानी ये फॉर्मूला यूज कर। क्लियर? जैसे कह दिया दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, दो समतल दर्पण के बीच का, तो कहेंगे 360 बटा 90, लेकिन आया 4, तो 4 तो होता नहीं, विषम संख्या होता, तो 4 में से 1 घटाएंगे। तुम कहेगा एक जोड़ियो तो सकते हैं, नहीं घटाएंगे। 4 में से 1 गया कितना? 3। जोड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि सर बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, पता अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये लो ये समतल दर्पण है, एक से ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बहुत अच्छी बात है। दिस दूरी इज 25 सेंटीमीटर, और वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है। तो अब देखो 25 सेंटीमीटर पे है, प्रतिबिंब भी इसका 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब कह रहा है यह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, कि सर प्रारंभिक स्थिति है, और प्रारंभिक स्थिति वस्तु की, यह अंतिम स्थिति वस्तु की, सॉरी प्रारंभिक स्थिति प्रतिबिंब की। एकदम आराम से समझिएगा सर, समझा देंगे। प्रारंभिक स्थिति थोड़ा सा डोज बढ़ा दिए हैं सर प्रतिबिंब की। अब कह रहा है कि एक अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वह दर्पण की 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब कह रहा है अगर वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, ये लीजिए सर, ये दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर चला गया, तो 10 सेंटीमीटर जाएगा, इधर बच गया 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर पर यह अंतिम स्थिति है वस्तु की, तब 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर वस्तु इधर जाती है तो 15 पर वस्तु है, तो 15 पर अब प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या कह रहा है? तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति, प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति ये है, और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ये है, वस्तु की अंतिम स्थिति ये है, वस्तु की, एकदम आराम से फिर समझाएंगे, वस्तु की अंतिम स्थिति, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। आइए हो गया प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति। फिर से समझो, कहता है अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मान लो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी बनेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह प्रारंभिक स्थिति हो गई दोनों की। अब अंतिम स्थिति क्या है? कहता है और वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, यह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है। तो सर अगर ये 10 सेंटीमीटर गया तो ये 15 बचा, तो 15 पर फिर प्रतिबिंब भी बनेगा अंतिम स्थिति का। यह अंतिम स्थिति का वस्तु है। जब 10 सेंटीमीटर खिसका, अंतिम स्थिति पर प्रतिबिंब भी बनेगा सर इतने पर। ये अगर 15 बचा तो ये भी 15 पर। अब कह रहा है तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति, ये प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति है, और वस्तु की अंतिम स्थिति, ये वस्तु की अंतिम स्थिति है, के बीच की दूरी कितनी होगी? तो सर ये हो गया 25 और ये हो गया 15, तो 25 और 15 हो गया 40 आंसर। एक बार फिर पढ़ो, अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये लो 25 पर है, प्रतिबिंब भी बनेगा 25 पर, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, और वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, ये दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, चल गया। तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक 10 सेंटीमीटर ये जब जाएगा तो ये 15 बचेगा, तो 15 पर प्रतिबिंब भी बनेगा। ये दोनों अंतिम स्थिति है, ये दोनों प्रारंभिक स्थिति है। तो कहता है तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति तथा वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, ये प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति है और ये वस्तु की अंतिम स्थिति है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 25, 15, 40। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेगा, लेकिन तुम अगर सीख लोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड कहेगा तो बना देंगे।
अगर तुमको कहेगा कि बताओ एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब कितना पर बनेगा समतल दर्पण में, कहेंगे 10 सेंटीमीटर। अगर कहेगा एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब कितना मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, कहेंगे 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। कहेगा समतल दर्पण में कैसा बनेगा तो कहेंगे सीधा। कहेगा पार्श्व कैसा होगा तो कहेंगे उल्टा, इधर से मारेंगे तो इधर से दिखेगा, इधर से मारेंगे तो इधर से, इधर से मारेंगे तो इधर से दिखेगा। क्लियर? आभासी की वास्तविक तो कहेंगे आभासी। कितना दूरी पर, उतने दूरी पर जितना दूरी पर वस्तु है। क्लियर? तो आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं स्थगित करते हैं। और इसके बाद जो लोग बिहार पुलिस वाले हैं, एनटीपीसी का क्लास ऑफ हो जाएगा और फिर से बिहार पुलिस आपका लाइव हो जाएगा अगले 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट में। अभी आपका कट जाएगा लाइव जो लोग बिहार पुलिस वाले हैं, और फिर से बायोलॉजी आपका लाइव हो जाएगा। एनटीपीसी का तो कंप्लीट हो गया, बिहार पुलिस वाले बच्चे जो अभी लाइव हैं उनका अभी कटेगा लाइव, और लाइव कटने के बाद आपका फिर से लाइव आएगा बायोलॉजी। 3 मिनट का इंतजार करेंगे, 3 से 4 मिनट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 3 मिनट के बाद आप अपने ऐप पे आएंगे, बायोलॉजी आपका लाइव आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।